नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास फैनल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा कल जो हमने किया था, हाँ तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने करा था भैया आपका बीजांड की संरचना यानी कि जायांग के विषय में हमने पढ़ लिया था पूरा। अब इसमें एक टॉपिक होता है इसी पॉइंट में नया, जिसका नाम है आपका गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, ये आपको टॉपिक है नया। तो इसको आपको पता है, मैंने बताया था कि जनन जिस वर्ड के पीछे लगता है उसका निर्माण होना ही उसका मतलब कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना। तो आप सिंपल इसमें बेटा क्या कहेंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मैं आपको बेटा पिक भेज दूंगा, आप नोट्स से बना सकते हैं। मात्र कोशिका, मात्र माने मदर वाली मात्रा है, ठीक है ना। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। समझे मेरी बात को कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन, आपने पढ़ा 11वीं क्लास में, अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगा, अगुणित गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु किसकी, गुरु कौन है, मादा की भाग हो रही है, ठीक है ना। गुरु बीजाणुओं का निर्माण ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। एक बात समझिए इसकी परिभाषा, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका आपने पीछे पढ़ा कि जो आपका पूरा आपका बीजांड है, उसके बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, अधोस्तरीय कोशिकाएं। देखो आप, मैं पीछे जरा पलटा हूँ पेज को, मैंने कल आपको ये पढ़ाया था डायग्राम। तो ये पूरा बीजांडी संरचना है। अब ये जो पूरा है बीजांड है कि नहीं, तो इसे बीजांड काय भी कह सकते हैं। काय माने उसकी बॉडी या शरीर। तो बीजांड काय की जो रचना है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, मान लो ये है, तो ये इसकी बाहरी कोशिकाएं हो गई। मेरी ड्राइंग थोड़ी बेटा ऐसी ही समझ जाना। ये इसकी बाहरी कोशिकाएं होगी, तो इसको बोलेंगे हम बाह्य त्वचा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे बाह्य त्वचा या बाह्य कोशिका। अब इसके नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, इसके नीचे वाली जो लेयर है कोशिकाओं की, ये क्या है आपकी, इस कोशिका का नाम है भैया अधोस्तरीय कोशिका। ये सब लेयर कौन सी है, ये पूरी की पूरी हम बनाएंगे इसके नीचे अधोस्तरीय कोशिका। तो ये जो अधोस्तरीय कोशिका हैं, इनमें क्या होगा, ये ना कुछ समय बाद आकार में बड़ी हो जाएंगी, इनका जीव द्रव्य सघन हो जाएगा, केंद्रक स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इनको हम फिर जब ये बड़ी हो जाएंगी तब इनको हम कहेंगे प्राथमिक प्रपशु कोशिका। कहेंगे नहीं कहेंगे। देखो बिल्कुल आप पीछे की तरह याद रखो कि लघु बीजाणु जनन में जैसे प्रोसेस शुरू हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस शुरू होना है यहाँ पर। तो वो लघु यानी कि नर भाग की बात हो रही थी, और यहाँ पे गुरु बीजाणु की बात हो रही यानी कि मादा पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो आपका ये बीजांड है, बीजांड का है, इसकी अधोस्तरीय मतलब ऊपर से जस्ट नीचे वाली अधोस्तरीय कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक सघन हो जाता है, और ये कोशिकाएँ आकार में बड़ी हो जाती हैं, और फिर हम इन कोशिकाओं कहते हैं प्राथमिक प्रपशु कोशिका कहा जाता है, ठीक है। अब इन प्राथमिक प्रपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होगा। मान लो ये कोशिका है तो ये इस तरीके से बटेगी, एक मतलब ये कोशिका है यहाँ बताऊँ तो एक इधर और एक इधर ऐसे बटेगी। तो ये दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये इसे बोलते हैं परिणत विभाजन। जब परिणत विभाजन हो जाएगा तो बेटा जो बाहर की ओर जो ये कोशिका है, इसमें विभाजन होने से कई सारी कोशिकाएं बनेंगी, तो इसे बोलेंगे हम बाहर की ओर जो है आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलेंगे इसको, क्योंकि इससे भित्तियों का निर्माण होना है। और जो नीचे की ओर जो बचेगी कोशिका डिवाइड होने के बाद में नीचे की ओर, इसको बोलेंगे भैया हम आपकी, इसे बोलेंगे प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। समझ गए मेरी बात को। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें क्या होना है, इसमें लगातार भैया आपके विभाजन फिर से होने, ऊपर विभाजन होने वाली कोशिका में भी नीचे वाले विभाजन हो रहे लगातार। तो हमारा मेन काम क्या, नीचे वाली को ध्यान में रखेंगे हम कि इससे लगातार इसमें क्या होगा, समसूत्रीय विभाजन होते रहेंगे, ठीक है।
तो इसमें कोई कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर इसमें होगा अर्धसूत्रीय विभाजन। तो इसमें क्या होगा, एक कोशिका से आपकी 4 कोशिकाओं का निर्माण होना है। देखो मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको ध्यान से थोड़ा गौर करके। तो क्या होना है, मान लो ये आपका पूरा बीजांड का है और यहाँ पे ये कोशिकाएं आपकी, ये वाली कोशिका प्राथमिक परपशु कोशिकाएं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें विभाजन होगा तो इससे 1 से 4 बनती हैं, क्या 4 कोशिका निर्माण होती हैं। और ये होता है आपका अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप। याद रखनी है आपको ये चीज़, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है बेटा कि जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन वो चारों पुत्री कोशिकाएँ अगुणित होती हैं। अगुणित होती है, नहीं होती है, चारों कोशिकाएं अगुणित हैं। तो ये 4 कोशिकाओं निर्माण हो जाना है। अब जो मेन अंतर आना है, जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट अंतर जो है आपका लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, बेटा आपको ये याद रखना है कि अगर बात कर रहा था मैं पीछे लघु बीजाणु जनन की, यानी कि जहाँ पर आपके पराग का निर्माण हो रहे, तो वहाँ पे ये चारों के चारों से 4 परागकण बनते थे। एक प्रपशु कोशिका से या एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोश का निर्माण हो रहे थे, बात करें लघु बीजाणु की। और यहीं पर अगर बात करूं मैं अब इसकी गुरु बीजाणु की, तो इसमें भैया 4 तो बनेंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात ये चारों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और सिर्फ एक ही क्रियात्मक कोशिकाएं बचती है। समझे मेरी बात को। तो भैया सिंपल मैं बताऊं कि लघु बीजाणु जनन में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। वहीं गुरु बीजाणु जनन में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 1 कोशिका ही निर्मित होती है। समझे अंतर कुछ। ये बात आपको भैया दिमाग में ठूंस लेना, नहीं काटूंगा बहुत पकड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु में क्या हुआ कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सिर्फ एक ही आपकी सक्रिय अंड या अंड वाली कोशिका निर्मित होती है, ठीक है। अब ये एक कोशिका जो बनेगी, यही क्या होता है आपका, यही आपका सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका है, जो कि आपका भ्रूण कोश बनाती है, जिससे कि हम बाद में क्या कहेंगे, ये भ्रूण कोश बनाएगी। और इसी को हम कहते हैं कि ये मादा युग्मोद्भिद होती है, मादा युग्मोद्भिद होती है। समझे मेरी बात को। देखो नर युग्मोद्भिद कौन सा था, जब वो परागकण जो था अंकुरित हुआ था तो वो आपका कहलाता है नर युग्मोद्भिद। और वहीं पर जो भ्रूण कोश बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि एक मात्र कोशिका से एक सक्रिय कोशिका बनती है, एक गुरु बीजाणु बनता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। ये बात भैया आप यहाँ पे याद रखेंगे। मैं आपको बेटा नोट्स की पिक भेज दूंगा, आपको लिखनी है। बट मेरी वीडियो आपको जब भी यहाँ भी टाइम मिले देखते रहना, इससे आप समझ पाओगे कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है, आपको ये याद रखनी है चीज़। अब डेवलपमेंट की बेटा सिंगल सी चीज़ यही है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर गौर से देखेंगे बेटा। देखो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं, फिर मेरे डायग्राम थोड़े ख़राब बनते हैं। ये देख लो यहाँ पर, देखो ये जो कोशिका है, ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये चारों ओर जो कोशिकाएँ बनी हुई हैं, ये किसकी हैं आपकी, ये आपके बीजांडकाय की जो बाह्य त्वचा उसकी कोशिका हैं, ठीक है, समझे। अब उसके अंदर जो बनी अधोस्तरीय कोशिकाएं बड़ी हो गई, इस तरीके से बड़ी हो गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें विभाजन होगा और विभाजन होने के फलस्वरूप क्या होगा भैया कि इसमें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, इसे बोलते हैं द्वैध। 2 कोशिकाओं को द्वैध बोलते हैं। इसके बाद इसे फिर से विभाजन होगा तो इसमें 1 से 4 बन जाएंगे। अब ये बन गया टेट्राड, एक लंबा रेखीय टेट्राड बन गया, रेखा में है नहीं एक लंबा, तो टेट्राड यानी चतुष्क बन गया। चतुष्क बोलते हैं इसको हिंदी में, चतुष्क। अच्छा, अब चतुष्क जो बन गया, तो अब इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि एक कोशिका से 4 तो बन गई है, 1 2 3 4, ये बाहर वाली सब बेटा बाहरी त्वचा कोशिका, इनको ध्यान नहीं रखेंगे, अंदर वाली की बात हो रही है। 1 थी, 2 यहाँ पे 2 बनी और 2 से फिर यहाँ पे 4 बन गई। अब मैंने आपको बताया कि भैया कि गुरु बीजाणु जनन में जो 4 कोशिकाएं बनती हैं उनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ एक ही सक्रिय कोशिका बचती है। अब जब एक बचेगी तो इसमें से एक को हम यहाँ पर मान लो ये कोशिका बची, अब इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये वाली कोशिका ये। अब इसमें क्या होगा, फिर से इसमें होगा भैया समसूत्रीय विभाजन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आप इधर आके, ये देखो
अब मैंने इसको यहाँ पे ले लिया समसूत्र विभाजन से, तो एक सेल से 2 सेल बनी, अब इसका केंद्रीय विभाजन हुआ और 2 से फिर 4 बन जाएंगे, फिर से विभाजन होगा और 4 से फिर 8 बन जाएंगे। भाई मैंने कहा था कि एक चतुष्क बन गया ऐसे करके, 4 कोशिकाएं बन गई, ये आपका बीजांडकाय की कोशिकाएं बाहर की ओर। अब इसमें मैंने कहा कि 3 नष्ट हो जाएंगे, ये भी नष्ट, ये भी नष्ट, ये भी नष्ट, एक बचेगी। अब मैंने एक को यहाँ पे ले लिया। अब ये एक बन, इसमें क्या होगा, समसूत्र विभाजन होगा, तो इनमें एक से क्या बनाएंगे भैया, 2 बन जाएंगे, 2 केंद्रक। फिर विभाजन होगा, 2 से फिर 4 बन जाएंगे, तो 2 केंद्रक इधर, 2 केंद्रक उधर, है कि नहीं। ये 1 से 2 बना लेगा और ये नीचे वाले 1 से 2 बन जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे क्या होगा बेटा, अब ये जो चारों कोशिकाएं जो हैं अब ये डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। अब ये चारों में फिर से क्या होगा, विभाजन होगा। चारों विभाजन कैसे होगा, देखो ऐसे बनाएंगे, 2 से 1 2 3 4, ऐसे नीचे 2 द्वारा डिवाइड होंगी, 1 2 3 4। पहले 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बन गए, क्लियर बात। अब और देखो इसमें क्या होना है, अब जो ये पूरा जो सिस्टम है, ये 3 कोशिकाएं ऊपर लगी रह जाएंगी और इसका जो एक केंद्रक है बीच में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 कोशिकाएं साइड में रह जाएंगी और एक केंद्रक जो बीच में आ जाएगा और इसके चारों ओर झिल्ली बन जाएगी। अब ये जो रचना कैसी होगी, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकीय रचना है। ये कभी एग्जाम में पूछा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। केंद्र कितने, 8 हैं। देखो 3 तो इस हर कोशिका में एक केंद्रक है कि नहीं है, 6 तो ये हो गए, और बीच वाले जो केंद्रक है इसमें एक कोशिका में 2 केंद्रक है, तो ये कैसी है, 8 केंद्रकीय रचना है। तो एग्जाम पूछता है कभी कि आवृतबीजी पौधों में 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय रचना का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है कि भैया जो आपका जो बीजांडी संरचना है आपको वही बना देना है, डायग्राम पीछे वाला। उसी में क्या होता है कि आपकी 3 कोशिकाएं दोनों ओर होती हैं और बीच में जो एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, इसलिए इसको 7 कोशिकीय 3 दूनी 6 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक 3 दूनी 6 2 8 केंद्र की रचना इसको कहते हैं। ऐसे बन जाएगा। अब मैंने वही बताया ये क्या चीज़ है, मैंने कहा था कि ये प्रतिमुखी कोशिका, आपको पीछे बता चुका, प्रतिमुखी कोशिका है। ये क्या है आपका पूरा, ये आपका अंड समुच्चय कहलाएगा। अंड समुच्चय मतलब बीच में आपका मुख्य अंड कोशिका है और बाद में आप दोनों ओर जो ये क्या है आपकी, ये बेटा सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। और बीच में आपका ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक हो गया। और इसकी यही जो डायग्राम बनाया था मैंने पीछे, अरे यही तो बनाया था यार, ऐसे करके 3 कोशिकाएं ऊपर और 3 कोशिकाएं नीचे, बीच में 2 केंद्रक, और यहाँ पे हमने ऐसे करके ऐसे और फिर हमने दोबारा ऐसे बना दिया था, ये मिला दिया और ये कर दिया था। याद आ रहा है कुछ कि ये क्या आपका बीजांड द्वार, ये आपका निभाग, ये आपके अध्यावरण, ये आपका भ्रूणकोश। समझे मेरी बात को, ये उसी की बात चल रही है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस तरीके से इसका विकास होता है, भ्रूणकोश किस तरीके से बनता है। अगर आपको ये बातें डायग्राम में समझ में आ गई होंगी तो बेटा आप इसको आसानी से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। समझे मेरी बात को। हाँ, मैं आपको उसकी पिक तो भेज दूंगा, पिक को पढ़ लेना, समझ लेना, चाहे आप अपने वर्ड्स में लिख देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। अगर नहीं समझ में आया कुछ तो वीडियो को 2 बार देखो बेटा, तब समझ में आएगा। थैंक यू।